हेलो बच्चों, एग्ज़ाम जस्ट नज़दीक ही आ गया है और इंस्टीट्यूट ने एमटीपी सीरीज़ 2 का सॉल्यूशन रिलीज़ कर दिया है। प्रोबेबल होता है इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाए। एमटीपी सीरीज़ 1 मैंने डिस्कस कर लिया था बढ़िया से, और आरटीपी भी डिस्कस कर लिया था। अब मैंने कुछ एमटीपी, आरटीपी एंड पास पेपर्स मिलाकर कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है आपके एग्ज़ाम के लिए। ज़रूर से वो सब प्रैक्टिस करके जाइएगा। और एमटीपी का डिटेल डिस्कशन है, क्या पता इसमें से भी कोई क्वेश्चंस आ जाए। फर्स्ट है बेटा, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पेपर पैटर्न तो पता ही है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है बेटा, कंपलसरी, और 6 में से एनी 5 करना है आपको, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही है। और बचा कितना, 5 क्वेश्चंस, 5 में एनी 4 करना है। तो जरूर से ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन कंपलसरी आप छोड़ नहीं सकते, और बाकी के 5 में से कोई 4 करना है। सम का सिलेक्शन प्रॉपर्ली करना है आपको। और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आएंगे तो जितने भी डिस्कशन आया मैंने बोला कि बेटा रीजंस भी लिखना है आपको। तो चलिए, फर्स्ट है डेप्रिसिएशन कैनॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये फॉल्स है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। खुशी हो या गम, डेप्रिसिएशन तो लगा के रहेंगे हम। तो ये आंसर फॉल्स है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये टर्म लिखने से कॉपी चेक करने वाले का दिल गदगद हो जाएगा। इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। साथ साथ में एक डिवेंचर इंटरेस्ट पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिवेंचर इंटरेस्ट इज नॉट पेबल इन केस ऑफ लॉस। बिल्कुल गलत। डिवेंचर इंटरेस्ट भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है। हाँ, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जिस साल लॉस होता है उस साल नहीं दिया जाता है। डिवेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन हर एक साल लगेगा। नेक्स्ट बेटा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर्स आर बैलेंस्ड। बेटा नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है एक्सपेंसेस रेवेन्यू। एक अच्छा है बेटा, ये ट्रू फॉल्स में जब मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ ने जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो तो डिस्कस करना ही है, साथ में इससे रिलेटेड और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी मैं बताते जाऊंगा। इसलिए आप बहुत पेशेंसली आराम से ये ट्रू फॉल्स का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। एक्सपेंसेस रेवेन्यू क्या होता है ना बेटा, ईयर एंड पे, साल के लास्ट में ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। आपको तो पता ही है, करेंट ईयर का इनकम एक्सपेंसेस करेंट ईयर के ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लोग इसको बैलेंस नहीं करते, इसे हम लोग ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, वो होता है बेटा ईयर 1 का एसेट्स लाइबिलिटीज ईयर 2 में बन जाएगा, ईयर 2 का एसेट्स लाइबिलिटीज ईयर 3 में चला जाएगा। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ट्रेडिंग पीएल पे ट्रांसफर करते। तो आंसर फॉल्स है बेटा। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर बुक्स आर टोटल एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट बेटा, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट। आपकी कोई मशीन का कोई पुराना पार्ट खराब हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। कोई भी आप रिपेयर वगैरह करोगे या किस एसेट्स पे कोई एक्सपेंसेस करोगे जिससे वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन पे ही रहेगा, उसका कोई परफॉर्मेंस लाइफ चेंज नहीं होगा, तो उस एक्सपेंसेस को अपन रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानते। हाँ, कुछ आपने रिप्लेसमेंट किया जिससे प्रीवियसली डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, उस एसेट्स का लाइफ, एफिशिएंसी वो सब बढ़ गया, देन कैपिटलाइज। तो ये गलत है, फॉल्स। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑनर पार्ट ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस कॉस्ट माना जाता है। नेक्स्ट बेटा आसान क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन ए फर्म, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। गलत। आपको तो पता ही है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर, हर एक सिचुएशन पे एसेट्स लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर ध्यान रखेंगे। रिवैल्यूएशन पे एक छोटा सा अच्छा बात बता देता हूँ बेटा, रिवैल्यूएशन करने से एसेट्स का, लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज हो जाता है। कभी कभी पेपर सेटर बोल देंगे
firm decided not to change value of assets liabilities, important क्वेश्चन है. Then which account is prepared, तो आप बोलेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. जब भी पेपर सेटर बोलेंगे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, चेंज इन PSR, फर्म डिसाइडेड नॉट टू चेंज वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग पढ़े होंगे, दो पार्ट में बनता है. फर्स्ट पार्ट रिवैल्यूएशन की तरह है. फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट लॉस ओल्ड PSR में एंड सारे एंट्रीज को रिवर्स करते. सेकेंड पार्ट का प्रॉफिट लॉस न्यू PSR में, तो ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट बेटा, डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन. ये था आपका डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक. तो डेबिट नोट सेल्स रिटर्न बुक पे लगता है ना, परचेज रिटर्न बुक पे. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री होता है बेटा सेल्स रिटर्न टू डेटर्स. जब सेल्स रिटर्न होता है ना, तो हम अपन डेटर्स को क्रेडिट करते हैं. तो सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट इशू होता है बेटा. ये MTP RTP में भी दिया हुआ था क्वेश्चन, तो ये हिटलिस्ट क्वेश्चन है, आप इसे संभाल के रखना. सेल्स रिटर्न पे क्रेडिट नोट इशू होता है. और जब अपने परचेज रिटर्न करते हैं ना, परचेज रिटर्न, तो जब रिटर्न करते तो अपने लिखते क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न. तो जब परचेज रिटर्न करते गुड्स के साथ पार्टी को क्रेडिटर को डेबिट कर दिए, तो यहाँ पे इशू होता है डेबिट नोट. तो याद रखना है बेटा, सेल्स रिटर्न पे कस्टमर्स को अपन क्रेडिट करते तो क्रेडिट नोट यूज होता है, और परचेज रिटर्न पे सप्लायर को डेबिट करते तो ये परचेज रिटर्न पे डेबिट नोट. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, एग्जाम में आ गया तो रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग ना एक बार जर्नल एंट्री लगा लेना, और ये इस बार के पेपर में रहना चाहिए. तो डेबिट नोट सेल्स रिटर्न पे फॉल्स. डेबिट नोट इशूड टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक. नेक्स्ट बेटा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. आपको पता है जब डिवेंचर इशू करते एज कोलेटरल सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट में, तो दो ऑप्शन होता है इशू का. एक तो एंट्री नहीं लगाइए, और दूसरा डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर. तो डिवेंचर लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, और सस्पेंस डेबिट है एसेट साइड के नॉन करेंट एसेट्स पे. तो इसमें ये दो क्वेश्चन ना थोड़ा सा अनकॉमन टाइप के क्वेश्चन है, बाकी का ऑल इज वेल, सारे बच्चे सकते हैं. तो इस दो क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये कॉमन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव है कि इतने सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जिसमें से इतने सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो करोगे तो आपका स्टेटमेंट कोई और नहीं समझ पाएगा, किसी और का स्टेटमेंट आप नहीं समझ पाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव है और सेलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बता देता है आउट ऑफ वेरियस मेथड्स टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स. एंड ऑब्जेक्टिव है बेटा इसका एक स्टैंडर्ड सब कोई इंडिया फॉलो करेगा, और इसी के हिसाब से अकाउंट्स बनेगा. एंड ऑब्जेक्टिव इज हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. इतने सारे प्रैक्टिसेस है, उसको मिनिमाइज कर देना, सो डेट वन इंडिया वन सिस्टम फॉलो करेगा. क्वेश्चन सी तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है. वन ऑफ योर क्लाइंट गोविंद आस्क यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट्स एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट. गोविंद फर्निश फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिया गया है और पूछा गया द क्लोजिंग इन्वेंटरीज. गोविंद क्लेम दैट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन करेक्टली, ट्रायल बैलेंस टैली, चेक एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड गिव रीजंस ऑफ एरर. बेटा ट्रायल बैलेंस पे क्वेश्चन अक्सर आते ही है, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में दो शब्द बता ही देता हूं मैं. ट्रायल बैलेंस पे आपको ध्यान रखना है बेटा एक बात, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट में एक्सपेंसेस और एसेट आता है बेटा, क्योंकि जर्नल एंट्री में एक्सपेंसेस एसेट डेबिट होते हैं, और वन मैन बिजनेस है तो ड्राइंग्स, तो एक्सपेंसेस एसेट ड्राइंग्स डेबिट होता है तो डेबिट. और रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बेटा. रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में डाल देंगे. और थोड़ा सा क्लोजिंग स्टॉक को लेकर चक्कर है, स्टॉक को लेकर, तो बेटा स्टॉक एक तो अपन स्टॉक को नॉट सोन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक को नॉट सोन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस पे नहीं दिखाते
बिकॉज परचेज किया हुआ माल बचता है, तो परचेज आ गया तो फिर से क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। अगर कभी कभी एडजस्टेड परचेज दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, तो एडजस्टेड परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप पढ़े होंगे, फिर भी बस ये है ऑब्जेक्टिव कि इसको पढ़ के जो मेन जो ट्विस्ट है वो आपको रिकॉल हो जाए और एग्जाम में आए 4-5-6 दिन बाद तो आप लिख पाओ। एडजस्टेड परचेज COGS दिया है, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड हो गया, परचेज भी आ गया, परचेज रिटर्न भी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो COGS आ जाएगा डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा डेबिट में। अब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न आपको नहीं दिखाना है। आप पढ़े होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन पे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। गोविंस कैपिटल क्रेडिट सही है, ड्राइंग सही है, लीज होल्ड प्रेमाइसेस सही है, सेल्स क्रेडिट सही है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर तो डेबिट होता है, एसेट है तो ये गलत है। परचेज सही है, बेटा परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, ये गलत है, ये क्रेडिट हो जाएगा। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटीज है, सही है। ट्रेड एक्सपेंसेस सही है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज है, ये क्रेडिट साइड चला जाएगा। और बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज है तो ये भी क्रेडिट साइड चला जाएगा। सैलरी वेजेस सही है, बैंक सही है। ओपनिंग स्टॉक बेटा एसेट है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, डेबिट। रेंट एंड रेट्स एक्सपेंसेस है, सही। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। और इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। और एक बार ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल आएगा, कभी इक्वल नहीं आएगा तो जोड़ पे 2-3 बार प्लस माइनस कर लेना। आप सही, आपने सब कुछ सही किया तो सस्पेंस पे डाल देना। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 2A, इस बार इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे मेरे को तो लग रहा है फीफो, वेटेड या स्टॉक का वो सम आएगा जिसमें सेल्स वैल्यू दिया रहेगा, प्रॉफिट माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो बट इन्होंने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का भी क्वेश्चन डाला है, तो आपको फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन भी देखना है और वेटेड एवरेज मेथड, फीफो और रिटेल मेथड से जो स्टॉक कैलकुलेट करते हैं बैक कैलकुलेशन से, वो जरूर से देखना है, आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या क्वेश्चन दिया है। सनसाई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट फिजिकल इन्वेंट्री इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अंडरलाइन करना, फिजिकल इन्वेंट्री यानी एक एक स्टॉक को टच करके आप लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट, स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है। द कंपनीज ईयर एंड ऑन 31 मार्च 24 को अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है। इस डेट का स्टॉक चाहिए बेटा ट्रेडिंग में लिखने के लिए बैलेंस शीट पे। एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड टू दैट डेट। स्टॉक टेकन 31 मार्च 24 was however misleading and you have been advised to value of stock on 31st March. उन्होंने स्टॉक लिया है, कुछ गड़बड़ लग है, घोटाला। विद द स्टॉक फिगर 31 दिसंबर 23 का स्टॉक फिगर दे दिया है एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। स्टॉक 31 दिसंबर का दे दिया है 80,000 और कुछ एडजस्टमेंट्स बता दिया है। 31 दिसंबर को स्टॉक का में कुछ डिस्क्रिपेंसीज था। फिर जनवरी से मार्च का परचेज, जनवरी से मार्च का सेल और सेल्स रिटर्न। तो बेटा एक बात बताओ, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो टाइप का फिजिकल स्टॉक होता है। एक अपना मार्च में अकाउंटिंग ईयर है, मार्च में कभी कभी 10 अप्रैल का स्टॉक दे देता है, तो फिर हम लोग बैक आते 10 अप्रैल में से माइनस करते, माइनस करके यानी 31 मार्च में परचेज प्लस हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होके 10 अप्रैल का। तो 10 अप्रैल से आएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस करते हैं और परचेज माइनस। एक तो बैक कैलकुलेशन, आपको मार्च का चाहिए, इन्होंने अप्रैल का दे दिया तो आपको पीछे आना है। और एक कभी उन्होंने सपोज 31 मार्च का चाहिए, 31 दिसंबर का स्टॉक दे दिया, तो 31 दिसंबर का स्टॉक को मार्च में बनाने के लिए इस पीरियड में जो परचेज हुआ उसको प्लस कर देंगे और जो बेचे हैं उसका कॉस्ट माइनस कर देंगे। ये फंडा दो ही है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन पे।
तो इस पेपर सेटर ने दिसंबर का स्टॉक दे दिया आपको और परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। तो जितने भी परचेज हुए जनवरी फरवरी मार्च में सब प्लस कर देंगे, और जो भी सेल हुआ जनवरी फरवरी मार्च में तो दिसंबर का स्टॉक से माइनस कर देंगे, तो आपको 31 मार्च का फिगर मिल जाएगा। अगर एग्जाम में फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का सम आया, आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप जरूर से करना। बीआरएस का सम आया तो आप पहले करना, रेक्टिफिकेशन का सम आया तो आप पहले करना, बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ये सब आया तो ये सब सम्स आप पहले करना, बिकॉज ये सब चैप्टर्स में ना समय कम लगता है और मार्क्स भी ज्यादा। आपको पता है फाइनल अकाउंट, एनपीओ, पार्टनरशिप, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस और सिंगल एंट्री, बाबा रे बाबा। तो आपको अभी शेर सा नहीं बनना है एग्जामिनेशन हॉल पे। आपको पहले अच्छी तरह से सिक्योर करना है कि आप पासिंग मार्क ले लो। पहले 2 घंटा में आप चुन चुन के ढूंढना, अपना 60-70 मार्क्स कंप्लीट कर लेना। उसके बाद एकदम जिसपे जो तो सम से आप ट्राई कर लेना। तो जरूर से ये एडवाइस याद रखेंगे। दिस इज द 25th ईयर ऑफ माय कोचिंग एक्सपीरियंस है। आप जरूर से ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में शेर सा नहीं बनना। पेपर सेटर आपका नॉलेज भी चेक करते हैं और आपको प्रेशर में डालकर देखते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना स्मार्टली कोई मुसीबत में फंसेगा तो अपना काम कर लेगा। ऐसे नहीं, वो भी बेहोश हो जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइफ इतना आसान नहीं है, बहुत प्रेशर पे भी काम करना पड़ता है। सो कीप योर हेड कूल 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 कूल, ठंडा ठंडा तेल लगा के जाना और छोटे छोटे क्वेश्चंस ढूंढना, पहले वो करना। सिक्योर मार्क आपका सिक्योर हो गया कि भैया 60-70 हो गया, उसके बाद उतर चलो यार, मारो खूब, जिसको तिसको उठा के पटकना। तो स्टॉक वेरिफिकेशन का सम अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो आप जरूर से करना। 10 मार्क्स है और इट विल टेक 5 मिनट्स, और पार्टनरशिप का 10 मार्क लेगा तो एकदम मोए मोए कर देगा अपना। चलिए सर देखते हैं। तो इस पेपर सेटर ने दिसंबर का स्टॉक दिया है और दिसंबर से के बाद जनवरी फरवरी मार्च जो भी परचेज करेंगे सब कुछ प्लस हो जाएगा और सेल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए, तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक 31 दिसंबर 23 को 80,000 है, 80,000 लिख दिया। 31 दिसंबर का स्टॉक लेते समय कुछ गलती हो गया। टू पेज ऑफ 5,000 हैज बीन कैरी फॉरवर्ड 6,000। एक पेज का टोटल 5,000 था, 6,000 दिखा दिया, 1,000 ज्यादा दिखा दिया तो 1,000 माइनस कर दीजिए, ओवरकास्टिंग ऑफ पेज। फिर है अ टोटल ऑफ पेज अंडरकास्ट, एक पेज का टोटल में 200 खा गए आप, तो स्टॉक कम दिखा दिए तो इसको बढ़ा दीजिए। और पता है बेटा, ये तो भी राइट कर दोगे ना, आपको कम से कम 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा 10 मार्क्स में। तो एक एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता है, टेंशन नहीं लेने का। अब 3 एडजस्टमेंट, एक परचेज, एक सेल और एक सेल्स रिटर्न, और 10 नंबर बेटा जरूर से देख के जाना। आइए, इनवॉइस ऑफ परचेज इंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग क्वार्टर जनवरी टू मार्च, यानी आपने परचेज किया था जनवरी से मार्च में 70,000, तो हमारे हिसाब से ये जनवरी से मार्च में, तो दिसंबर में था नहीं, तो इसको परचेज किया है तो स्टॉक आपका बढ़ जाएगा 70,000। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेट्स टू रिसीव्ड। ओ 70,000 स्टॉक बढ़ना है, 3,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बढ़ गया है, तो 70,000 स्टॉक बढ़ाना था, 3,000 तो दिसंबर तक बढ़ ही गया, तो 67,000। और एक पॉइंट है, इनवॉइस इंटर्ड इन अप्रैल में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आपने एंट्री किया, लेकिन गुड्स मिल गया मार्च में, तो गुड्स मार्च में मिल गया, बट ये 70,000 का नहीं है, ये आपने अप्रैल नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में परचेज दिखा दिया। अब इसको स्टॉक में दिखाना है कि नहीं ये सोचना है। तो पहले आप अपने क्लाइंट का अकाउंटिंग पॉलिसी देखेंगे। अगर वो लोग क्या करते ना, इनवॉइस आने से ही रिकॉर्ड करते बोलेंगे, तो फिर आपको ये 4,000 नहीं दिखाना है, बट गुड्स मिल गया हमें, और गुड्स मिल गया तो ही हम उसको परचेज मानेंगे। तो गुड्स तो कब मिल गया बेटा, मार्च में, तो फिर आपको प्लस कर देना है 4,000, 67 + 4 71। आपके इंस्टीट्यूट ने गुड्स परचेज डिलीवर्ड ड्यूरिंग जनवरी 70,000 का माल खरीदा जनवरी से मार्च,
और उसमें से 3000 का प्लस ऑलरेडी हो चुका है, इसमें दिसंबर के पहले आ गया तो 67, और 4000 का सामान तो मार्च में मिल गया बट उन्होंने परचेज में दिखाया नेक्स्ट मंथ का, अप्रैल का, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। तो यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, ऑनरशिप इज एज्यूम टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, और अगर हम लोग ऑनरशिप डिलीवरी ऑफ गुड्स पे दिखाते तो मार्च में गुड्स आ गया तो इसी साल में हम लोग स्टॉक में दिखा देंगे। इफ इट इज एज्यूम ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस 4000 मार्च रिसीव वुड बी ट्रीटेड इन नेक्स्ट ईयर का नो ट्रीटमेंट। तो ये 4000 को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, आपकी मर्जी। आप एजम्पशन ले लो कि ये 4000 अप्रैल में इनवॉइस आया, माल अभी आ गया, हमें स्टॉक नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे, 4000 नहीं दिखाना है। और नहीं सर सामान मिल गया फिर भी हम उसको परचेज में नहीं दिखाया तो अभी दिखा देंगे 4000। तो इसका दोनों आप प्लस कर दो तो भी राइट है, आप इग्नोर करो तो भी राइट है, बट ये नोट जरूर से डालना है। बस बेटा 2 पॉइंट और 10 नंबर सेल करने से यहाँ पे दिखाया गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे क्योंकि जनवरी से मार्च तक जो माल बेचा है तो उससे आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर 90,000 सेल्स किए हैं आपने तो आपका स्टॉक 90 से नहीं कमेगा, कॉस्ट देखेंगे। और दिस 5000 रिलेट्स टू गुड्स डिस्पैच, ओहो 5000 तो ऑलरेडी माइनस हो ही गया वो दिसंबर में, तो 90 से 5 का तो झमेले ही नहीं, 85,000। एंड गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च, एक और है 31 मार्च को दे दिया बट इनवॉइस दिखाया अप्रैल में, फिर से वही। तो आप इसको मान लो कि जब से हमने सामान दे दिया तभी सेल दिखा देंगे तो स्टॉक भी माइनस करना पड़ेगा। तो 90,000 से 5000 माइनस कीजिए, ऑलरेडी माइनस हो गया दिसंबर में, तो आपने 85,000 का माल जनवरी से मार्च में निकाला प्लस एक अप्रैल का भी था जो बिल बनाया अप्रैल में, मार्च में निकाल दिया तो वो भी 4000 दिखा देंगे। तो 85 प्लस 4 89,000 सेल होगा आपका, 89,000 सेल है 89,000, और स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है। यहाँ पे प्रॉफिट का रेट दिया है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। बेटा आपको शॉर्टकट हमने एमटीपी आरटीपी कहीं कहीं पे सिखा दिया होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट होता है तो 1/5 ऑन सेल, 1/5। तो आप यहाँ से 1/5 माइनस कर लेंगे 89,000 का, 1/5 माइनस कर देंगे 17,800, तो आपका कॉस्ट पता चल जाएगा 71,200। तो आप 71,200 स्टॉक से माइनस कर देंगे। और एक ही पॉइंट और 10 मार्क्स जरूर 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 से पढ़ के जाना बच्चों, ड्यूरिंग फाइनल क्वार्टर मतलब जनवरी टू मार्च, क्रेडिट नोट इशूड, अभी अभी ट्रू फॉल्स में बताए थे, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न पे, और 1000 इशूड टू कस्टमर रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, कस्टमर ने माल वापस कर दिया, कस्टमर माल वापस करने से स्टॉक बढ़ जाएगा, तो 1000 का 1/5 माइनस करके 800, और ये आपका स्टॉक आ गया। इसे भी हम लोग इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करें, जरूर जरूर से देखना। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा बीआरएस। वाह भयंकर 13 एडजस्टमेंट दे दिया आपके पेपर सेटर ने। बीआरएस देखते हैं बेटा, प्रिपेयर बीआरएस फॉर रमेश ट्रेडर 31 मार्च, कैश बुक ऑफ रमेश ट्रेडर सो डेबिट बैलेंस। बेटा जब भी बीआरएस आपका सम्स करोगे ना, दो बात ध्यान से देखना, एक तो ओपनिंग बैलेंस किसका दिया है, ये कभी कैश बुक का देते कभी पासबुक का, और बैलेंस भी दिए तो पॉजिटिव दिए ना नेगेटिव। सो डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव ले लीजिएगा। और लास्ट लाइन जरूर से पढ़िएगा, बीआरएस कब बनाना है। दो टाइप के बीआरएस बनाना होता है बेटा, एक होता है नॉर्मल बीआरएस और एक होता है बीआरएस आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक। ये दो जगह बहुत गलती होता है। एक तो रेक्टिफिकेशन में आप लोग स्टेज देखना भूल जाते हो, जो मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो जरूर जरूर से रेक्टिफिकेशन का स्टेज 1, 2, 3 देख लीजिएगा, अदरवाइज पूरा नंबर 0 बन जाएगा। बीआरएस में ये जरूर से देखिएगा किसका बैलेंस दिया है
और नॉर्मल बीआरएस है ना एडजस्टेड कैश बुक के साथ, और एक डेप्रिसिएशन में भी गलती करते हैं, अकाउंटिंग ईयर और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जरूर से देखना। ये 3 चैप्टर लॉलीपॉप चैप्टर है, 30 मार्क्स दिला सकता है बट बर्बाद भी कर सकता है अगर आप उड़ के गए। तो बेटा ध्यान रखना, कोई एग्जामिनेशन हॉल में उड़ना नहीं है, एग्जाम के बाद आना, उड़ना साथ में उड़ेंगे बेटा, गिरेंगे फिर भी तकलीफ नहीं होगा। तो क्या बोला आपको, रेक्टिफिकेशन में आप स्टेज याद करना, कौन सा स्टेज है, 1 2 3 पेपर में लिखा रहेगा। डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग ईयर अपने आप एज्यूम नहीं करना और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और बीआरएस में नॉर्मल बीआरएस, एडजस्टेड कैश बुक या कैसा बैलेंस दिया देख लेना। तो ये सब पॉजिटिव बैलेंस है। चलिए देखते हैं। कैश बुक का बैलेंस है, डज नॉट एग्री विथ पासबुक। ऑन 12 मार्च पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट को लेकर मैंने बहुत अच्छा से सिखाया, आप भी सीखे होंगे, फिर भी ध्यान रखना। रिसीप्ट साइड अंडरकास्ट होने से, रिसीप्ट साइड अंडरकास्ट होने से कैश बुक बैलेंस कम, रिसीप्ट साइड ओवरकास्ट होगा तो कैश बुक बैलेंस ज़्यादा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट होगा तो कैश बुक बैलेंस ज़्यादा, पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगा तो कैश बुक बैलेंस कम। आई होप आप सबको पता है, कोई नहीं है गम। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कैश बुक में पेमेंट कम बैलेंस ज़्यादा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा तो क्या करेंगे इसे, माइनस 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 24। 8 लेस अलग अलग भी कर सकते हो, सिंगल कॉलम में भी 8 लेस करके चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट देन अ चेक इशू 20 मार्च को was not taken in बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कैश बुक पे होता है, चेक इशू करने से कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक कम गया, पासबुक कम गया तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, माइनस। On 22 March, debit balance 37,000 of previous day was brought forward credit balance। ये बेटा स्टडी मेट में गड़बड़ वाला सम था, नाम ही था, वहीं पे बताया था। डेबिट बैलेंस मतलब डिपॉजिट और प्रीवियस डे, क्रेडिट बैलेंस मतलब पेमेंट। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। डेबिट बैलेंस को, डिपॉजिट को कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस पेमेंट दिखा दिया, तो राइट हैंड कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया और लेफ्ट हैंड पासबुक में डिपॉजिट है, तो डिफरेंस डबल अमाउंट का, पासबुक ऊपर है तो 37,000 इंटू 2। डेबिट बैलेंस को क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बोलने से एकदम टन से लिख देना, डेबिट मतलब डिपॉजिट, क्रेडिट मतलब पेमेंट। डिपॉजिट को कैश बुक में पेमेंट दिखा दिया, पासबुक में डिपॉजिट। 37,000 इंटू 2, डबल अमाउंट का प्लस करना पड़ेगा 74,000। अब द टोटल चेक इशूड 84,000 मार्च में और 57,000 ही मार्च में हुआ है, तो 84,000 से 57,000, 27,000 मार्च में नहीं हुआ। चेक इशू करने से कैश बुक 84 कमा, बैंक कमा 57, डिफरेंस 27,000 का, कैश बुक से शुरू किए प्लस 27,000, डिविडेंड 70,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000 नॉट रिकॉर्डेड। बैंक पे 70 आया, पासबुक बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ा दो। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से पेमेंट हुआ, पासबुक कम गया, कैश बुक भी कमा दो, 70 प्लस 40 माइनस। वन चेक इशू टू क्रेडिटर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक इशू किया, कैश बुक में 2 बार माइनस हो गया, पासबुक में 1 बार, 258 को प्लस कर देना है बेटा। आसान सा सम लग रहा है अभी तक तो। A debtor Sahid has deposited 64 in bank March without intimating Ramesh and check was dishonored by bank due to sufficient in the March itself। एक चेक जमा किया था, डिसऑर्डर्ड ही हो गया, तो कैश बुक में तो पता ही नहीं था, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, तो ये 64,000 का कुछ नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट बेटा, अ चेक फ्रॉम कस्टमर 10,000 डिपॉजिटेड, दिस वाज डिसऑनर्ड, एडवाइस रिसीव। एक चेक जमा किया था, कैश बुक बढ़ गया, बैंक पे नहीं आया, तो माइनस करेंगे 10,000।
बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल नॉट रिकॉर्डेड, पासबुक में कम गया, यहाँ भी कैश बुक में भी माइनस कर देंगे। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड, बैंक क्रेडिट करने से पासबुक बढ़ता है, बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है। ऑफ अदर कस्टमर इन आवर अकाउंट, बैंक क्रेडिट कर दिया, बैंक पे बढ़ गया तो कैश बुक में भी बढ़ा देंगे। बैंक क्रेडिटेड चेक 4000 सेविंग्स अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग चेक इन करेंट अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट में डाला था, बैंक ने मालिक के घर पे डाल दिया तो कैश बुक बढ़ गया, बैंक पे बिजनेस अकाउंट में नहीं डाला तो माइनस करेंगे 4000 बेटा। 1000 डिस्काउंट रिसीव रॉन्गली इंटर्ड इन बैंक कॉलम, तो अपने बैंक कॉलम पे डिस्काउंट रिसीव्ड दिखा दिया तो कैश बुक में इसको अपने बैंक कॉलम पे दिखा दिया, बट बैंक पे तो आया नहीं है 1000, तो पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, वहाँ डिस्काउंट रिसीव को बैंक कॉलम में दिखा दिया तो कैश बुक को कम कर दिया, कैश बुक को कम कर दिया, बैंक से तो पेमेंट नहीं हुआ तो कैश बुक को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। जब अपन लोग किसी को पेमेंट करते हैं ना, वो हमें डिस्काउंट देता है, तो पेमेंट करते समय हम लोग क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट रिसीव को बैंक के कॉलम में डाल दिया, पेमेंट दिखा दिया तो कैश बुक में बैलेंस कम गया। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, कैश बुक में बैलेंस कम गया, पेमेंट किया था डिस्काउंट के बाद 1000 डिस्काउंट मिला था, डिस्काउंट में नहीं लिखकर पेमेंट में लिख दिया, बैलेंस कम गया, कैश बुक बढ़ा, प्लस कर देंगे। बैंक डेबिटेड 400 नो इंटीमेशन, पासबुक में कम गया, हम लोग भी कम कर देंगे। तो सारे आइटम डिस्कस हो गए। नो इफेक्ट डिपॉजिटेड अल्टरनेटली 64 एडेड डिडक्टेड, कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। यस, प्रॉब्लम 3 ए, समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये एक एनपीओ का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया हो, तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया गया है बेटा, और कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, आई एंड बैलेंस शीट, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। सो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट तो आपको पता है आई में आता है। डोनेशन रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ये भी आई पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप लोग बहुत सारे सम्स किए होंगे, कभी इन्वेस्टमेंट मिसिंग रहेगा तो 90,000 बाई 9% ले लेंगे, 90,000 डिवाइड बाई 9%, तो 10 लाख इन्वेस्टमेंट। चैरिटी सो कलेक्शन बेटा आप इनकम में दिखा सकते हो। पेमेंट फॉर मेडिसिन दिया गया है, मेडिसिन परचेज, फिर मेडिसिन कंज्यूम पे दिखाएंगे। ऑनरियम टू डॉक्टर एक्सपेंसेस है, सैलरीज एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इक्विपमेंट परचेज एसेट है। चैरिटी सो एक्सपेंसेस हुआ 15,000, कलेक्शन 125, नेटअप भी कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन ड्यू 15,000, 22,000 रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कैश बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। आई अकाउंट चाहिए, आई अकाउंट चाहिए तो बेटा रिसीव दिया है 5 लाख, आप सबको पता ही है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस माइनस, और फिर आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, डोनेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए डोनेशन है तो आई में डाल देंगे डोनेशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000। चैरिटी सो कलेक्शन 125, एक्सपेंसेस 15, तो आप इनकम भी दिखा सकते हैं या दोनों को, कलेक्शन को इनकम पे, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड पे। ये खत्म। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, आपको पता है आई अकाउंट में कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम चाहिए, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम पेमेंट दिया है, तो पहले आप परचेज कैलकुलेट करेंगे, परचेज इज इक्वल टू पेमेंट प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है, यस, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, परचेज निकल जाएगा, फिर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दिस विल गिव यू कंजम्पशन।
तो देखिए एक वर्किंग नोट बनाया होगा आपका इंस्टीट्यूट, सबसे पहले परचेज निकाला, पेमेंट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, पेमेंट दिया है क्रेडिटर्स का प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, या क्रेडिटर्स का लेजर बना लेते हैं। बाई बैलेंस BD 90,000 परचेज किए हैं, पेमेंट किए हैं पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स टू बैंक 3 लाख और टू बैलेंस CD 130, तो 3 लाख प्लस 130 माइनस 90, यहाँ से परचेज निकल जाएगा, इट्स 340 प्लस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन। बहुत सारे सम्स किए होंगे, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। नेक्स्ट ऑनरियम टू डॉक्टर डायरेक्टली, सैलरी डायरेक्ट, सैलरी एक्सपेंस डायरेक्ट। इक्विपमेंट परचेज 150 हुआ है, इक्विपमेंट एसेट है, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देगा या लेजर से डेप्रिसिएशन वी कैन कैलकुलेट। इक्विपमेंट ओपनिंग इक्विपमेंट 2,10,000 का था, परचेज किए 150, 360 होना चाहिए, 3 लाख है, 60,000 डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का एंड 350 का एक्सपेंसेस हो गया। ओपनिंग वाला तो चाहिए नहीं, क्लोजिंग एसेट्स में लाइबिलिटीज़ में सब डाल देंगे। अब क्या क्या आइटम है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट से हो गया, बिल्डिंग 5 लाख का ओपनिंग था, क्लोजिंग 480, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कैश बैलेंस ओपनिंग चाहिए नहीं, क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल फंड। तो देखिए मेडिसिन हो गया, ऑनरेम हो गया, सैलरी हो गया, सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन सब हो गया। ये सरप्लस है बेटा, ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग का हो गया, इन्वेस्टमेंट 10 लाख बता ही दिए थे एंड सब कुछ डन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है 3B। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या है देखते हैं। ABC शेयर प्रॉफिट लॉस 5:3:2। दे टुक जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2020 में 50,000 प्रीमियम, 3,000 पेड एनुअली, सरेंडर वैल्यू दिया गया है। ए रिटायर्ड 24 में पॉलिसी सरेंडर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर JLP अकाउंट, पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू। JLP का ऐसे 3 मेथड है अकाउंटिंग का, एक तो JLP प्रीमियम ट्रीटेड एक्सपेंसेस और दूसरा JLP ट्रीटेड एज एन एसेट एट सरेंडर वैल्यू। तो इन्होंने सरेंडर वैल्यू वाला मांगा है, तो बड़ा आसान है जब प्रीमियम पे करोगे तो JLP टू बैंक और साल के लास्ट में जो सरेंडर वैल्यू दिया है उसी को बैलेंस दिखा देंगे और डिफरेंस PL। तो बेटा JLP 10 जून को आपने पॉलिसी दे टुक जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10 जून को, तो JLP टू बैंक 3,000 और पहला साल कोई वैल्यू नहीं है तो बाई PL पूरा लॉस चला जाएगा। सेकेंड ईयर फिर प्रीमियम भरेंगे और वैल्यू है 900 तो PL में चला गया 2100। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस BD, फिर टू बैंक, फिर बाई बैलेंस CD 2000 लिख देंगे, बाई PL में चला गया। 24 में रिटायर्ड हुआ, 23 में टू बैलेंस BD टू बैंक, बाई बैलेंस CD 3600 बाई PL एंड 24 पे टू बैलेंस BD ये वाला फिगर 3600 आ जाएगा और 15 अप्रैल को सरेंडर कर दिया बाई बैंक, सरेंडर वैल्यू भी 3600। तो एक इंटरेस्टिंग बात होगा, आप रिवीजन में पढ़े होंगे, याद होगा, JLP अगर एसेट मेथड से दिखाए हो सरेंडर वैल्यू पे, रिटायरमेंट पे कुछ नहीं बांटने का है और डेथ पे पॉलिसी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। अगर JLP अकाउंट सरेंडर वैल्यू पे एसेट दिखाए तो रिटायरमेंट पे कुछ नहीं बांटना है, क्योंकि आपके डेबिट भी 3600 होगा, क्रेडिट भी 36,000। हाँ, अगर आप डेथ हो जाता है तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मिलता से, पॉलिसी वैल्यू 50,000 है
तो डिफरेंस अमाउंट बांटना होता। और एक्सपेंसेस मेथड होता है तो बेटा जितना मिलेगा उतना बांट लेंगे। आप पढ़े होंगे, जस्ट एक रिवीजन के नाते मैंने बता दिया। नेक्स्ट है बेटा एक गुडविल का सम, बहुत अच्छा सम है बेटा, जरूर से देखेंगे। निखिल गिव्स यू फॉलोइंग: कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख, मार्केट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8%, रेट ऑफ रिस्क ऑन रिटर्न ऑफ कैपिटल 3%। तो कैपिटल पे रिटर्न, मार्केट का रिटर्न 8%, जो बिजनेस में पैसा लेगा तो इन्वेस्टमेंट करके चला जाता है, बट एज ए ऑनर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा, तो 11% रिटर्न है। रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोप्राइटर नॉट एंगेज इन बिजनेस, द बिजनेस प्रॉफिट्स दे दिया गया है। और लॉस भी है बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल 6 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4, लॉस है, एवरेज प्रॉफिट 720 डिवाइडेड बाई 4, तो 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो आपको पता ही, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बट यहाँ पे एक प्रोप्राइटर का रेमुनरेशन है जो नहीं दिखाया जाता है हम लोग अकाउंट्स में, बट मैं अगर इसके जगह कोई और मैनेजर काम करता तो सैलरी देना पड़ता, तो 36,000 माइनस करेंगे। हर एक साल से भी माइनस कर सकते थे आप एवरी ईयर के प्रॉफिट से, और एक ही बात है एवरेज करके माइनस कर दो। दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट 1,44,000। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 11% ऑफ 9,99,000, सुपर प्रॉफिट 45,000, गुडविल आ गया 2,70,000। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4A, द बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप डच एंड एसोसिएट्स कंप्राइज 2 पार्टनर्स 5:3, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, पीएल, क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। आर वॉज एडमिटेड, पी क्यू तो पहले से, तो आर एडमिशन, एडमिशन होने से पता ही आपको एक न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, जिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक ही यूज है, नया पार्टनर जो प्रीमियम लाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में सारे एसेट्स लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, प्रॉफिट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में। और बेटा कुछ कैपिटल के बारे में बोलेगा तो देख लिया जाएगा। R will get 1/5 share of profit. R brought 2,40,000 capital, bank to R's capital, bank to premium for goodwill 32,000, plant and machinery depreciate कर देंगे, revaluation to PM, land and building appreciate कर देंगे, land and building to revaluation, PDD बना देंगे 5% of debtors। आइए PDD पे थोड़ा सा एक बात कर लेता हूं मैं। अभी तो 60,000 पे 5% 3,000, कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा बेटा sundry debtors 12,000 लेस पीडीडी, ऑलरेडी बैलेंस शीट पे 2,000 और बाहर रहेगा 10,000, और बताया जाएगा कि आपको पीडीडी बनाना है, पीडीडी बनाना है से 20%, तो 20% ऑफ 12,000 लेना, 10,000 पे नहीं लेना। आपका डेटर्स है 12,000। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी जब आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे 12,000 अलग 2,000 अलग, और पीडीडी भी बनाना है तो आपका डेटर्स कितना बनता है बेटा 12,000। 20% ऑफ 12,000 ये बनता है पीडीडी 2,400, बट पीडीडी ऑलरेडी 2,000 का ही है तो और 400 बना देना है बेटा रिवैल्यूएशन टू पीडीडी। ये बहुत कॉमन पेपर सेटर का पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अनरिकॉर्डेड 6,000 रिपेयर पर बिल्डिंग, तो एक लाइबिलिटीज आएगा रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर रिपेयर, तो एक रिवैल्यूएशन देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएट, प्लांट एंड मशीनरी, पीडीडी आउटस्टैंडिंग पार्टनर्स में बांट दी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। एक प्यारा एडजस्टमेंट है, इमीडिएटली आफ्टर आर एडमिशन गुडविल ब्रॉट इन वुड बी एडजस्टेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। करते ही है, बोलने का क्या बात है। देयर आफ्टर कैपिटल ओल्ड पार्टनर विल बी एडजस्टेड, यस ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू करेंट अकाउंट इन सच मैनर कैपिटल अकाउंट वुड बी इन पीएसआर, कैपिटल पीएसआर के बेसिस पे होगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल वगैरह पूछा है तो एक आपको न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर का रेशियो 1/5 है, 1/5 दे देंगे, 4/5 बचा, तो पी का रेशियो पीएसआर 5:3:2। अब न्यू रेशियो हो गया 5:3:2, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। जब कुछ नहीं बोलेगा, नया पार्टनर कुछ शेयर के लिए है, कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा, तो 5:3 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा।
तो उन्होंने जो गुडविल के लिए पैसे लाए थे, गुडविल का पैसा आप 5:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गेनिंग रेशियो, बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल में ये दोनों आ गया, रिवैल्यूएशन आ गया, पीएल था वो भी आ गया, नया पार्टनर्स वो लाया था, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया हम लोग। अपन लिख सकते हैं बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पी टू क्यू 20,000 12,000 और प्रीमियम लाया था 32,000, बट इन्होंने कैपिटल के थ्रू कर दिया, आपके जैसे मर्जी कर सकते हैं। एंड नाउ कैपिटल, इमीडिएटली आफ्टर आवर्स एडमिशन गुडविल तो हो गया, thereafter capital of all partners will be adjusted through current account partner in such a manner that capital account of all partners will be in PSR। तो बेटा नया पार्टनर के बेसिस में ही कर लेते, नया पार्टनर लाया है तो आर्स कैपिटल 2,40,000 लाया था, आर्स कैपिटल 2,40,000 लाया था 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 12 लाख, उसमें पी का कैपिटल, क्यू का कैपिटल, ये हम लोग लेज़र में बैलेंस शीट लिख देंगे, लेज़र में बैलेंस शीट लिख देंगे, और जो बैलेंस आएगा करेंट डाल देंगे, ये लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा और ये डेबिट है, चाहिए एसेट्स में आ जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये एसेट्स और ये लाइबिलिटीज़। और लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन था, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर स्टॉक, पीडीडी, बैंक बैलेंस तो चेंज हो जाएगा बेटा, ओपनिंग बैंक था प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल प्लस कैपिटल जो लाया, PQR, करेंट अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने सेट किया, कैपिटल एडजस्टमेंट थोड़ा देखना है आपको। अब अपने चलते हैं, ये क्वेश्चन दिख रहा है सिंगल एंट्री का, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। सो समी डिस्ट्रीब्यूटर कैरिंग रिटेल बिजनेस, देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंगल एंट्री, कैपिटल, ट्रेड पेबल, सैलरी पेबल, मोटर व्हीकल, फर्नीचर स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश बुक का ओपनिंग कैश, कैश सेल्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज दिया है बेटा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेज कैश भी है, क्रेडिट में भी है, सेल्स कैश क्रेडिट दोनों, सैलरीज, रेंट, सैंड्री एक्सपेंसेस, ड्राइंग, क्लोजिंग कैश भी दे दिया। वाओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 12.5% ऑफ सेल, ड्यूरिंग द ईयर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स दिस एंड डिस्काउंट रिसीव दिस, 31 मार्च को क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिटर्स भी दे दिया, 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे दिया। डेप्रिसिएशन बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको सबसे पहले डेटर्स का अकाउंट बनाना है, डेटर्स का अकाउंट में टू बैलेंस बीडी दिया गया है, और टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेटर्स दिया गया है, और क्लोजिंग डेटर्स भी मेरे को यहाँ पे दिखा था, क्लोजिंग डेटर्स भी दिया है, कलेक्शंस भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड भी दिया है, तो क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर ये सब फिगर दिया है। सिमिलरली क्रेडिटर्स का लेजर, ओपनिंग क्रेडिटर्स दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिया है, पेमेंट दिया है, डिस्काउंट, तो परचेज आ गया, बैलेंसिंग फिगर, सैलरी पीएल में तो सिंपल ही है, और इस सम में कोई दम नहीं था बेटा, आसान सा सम है। सेल्स, कैश सेल्स दिया था, क्रेडिट सेल्स निकाल लिए, ओपनिंग स्टॉक कैश परचेज दिया था, क्रेडिट परचेज निकाल लिए, ग्रॉस प्रॉफिट बता ही दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, सैलरी, ओपनिंग क्लोजिंग, ये सिंपल 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 पूरा क्वेश्चन सिंपल 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 सिंपल, अच्छा से प्रैक्टिस करके जाना आप लोग। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5A, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, Mrs. Satyapal Steels were unable to agree trial balance, raise suspense account next year. Yes, next year मतलब स्टेज 3। रेक्टिफिकेशन पे हमेशा स्टेज देखना। रिपेयर मेड रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, रिपेयर किया था तो एंट्री होता है रिपेयर टू बैंक, लिख दिया बिल्डिंग टू बैंक, करेक्ट एंट्री होगा रिपेयर टू बिल्डिंग, बट पीएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग लिखेंगे बेटा, पीएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग। आसान क्वेश्चन था, इससे बड़ा क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी पे अपने डिस्कस किए। एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन परचेज जर्नल, शॉर्ट परचेज जर्नल पे फ्रेट कम दिखाया पर कैरिज इनवर्ड कम दिखाया, तो कैरिज इनवर्ड टू सस्पेंस, कैरिज इनवर्ड की जगह लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस।
गुड्स ऑफ 3250 रिटर्न बाय कस्टमर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ पार्थ एंड ऑल्सो सेल्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ने माल वापस किया तो एंट्री होता है सेल्स रिटर्न टू पी पार्थ। पोस्टेड पार्थ को डेबिट भी कर दिया और सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर दिया, तो दोनों को डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न तो डेबिट ही चाहिए, पर्थ क्रेडिट चाहिए था, आपने डेबिट लिख दिया, तो पर्थ को डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, पर्थ को डबल अमाउंट से। और सस्पेंस यहाँ तो सेल्स रिटर्न में तो सही है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। सन्ड्री आइटम फर्नीचर सोल्ड 50,000 एंटर्ड इन सेल्स बुक एंड टोटल हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट में डाल दिया। फर्नीचर बेचने से सेल्स में थोड़ी ना डालना चाहिए, तो सेल्स को डेबिट करके फर्नीचर सेल्स के लिए पीएल एडजस्टमेंट्स टू फर्नीचर। अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम कंफर्ट 60,000 रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड से लिखते हैं पार्टी टू बैंक हैड बीन क्रेडिटेड टू बैंक बट डेबिटेड टू बीआर। बीआर को डेबिट नहीं करते बेटा, पार्टी को, तो पार्टी टू बीआर कर देंगे बेटा, पार्टी टू बीआर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन डाला था इन्होंने, और इसके साथ तो एक लॉलीपॉप डाल दिया उन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे क्वेश्चन डाल दिया, एक्सपेक्टेड है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 5 मार्क्स के लिए। ओपनिंग WIP ओपनिंग में आ जाएगा टू ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP बाई क्लोजिंग WIP, ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न। इससे अपन कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैरीज इनवर्ड भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्ट वेजेस भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पावर भी आ जाएगा, रिपेयर भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन भी आ जाएगा, और सेल ऑफ स्क्रैप मतलब वो तो इनकम हो गया, थोड़ा सा कुछ कलेक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा है बेटा, क्लोजिंग WIP स्क्रैप, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट पे चला जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, होप सो ऐसा क्वेश्चन आपको मिले। एंड इसके साथ तो और एक लॉलीपॉप क्वेश्चन 10 मार्क्स का डाल दिया है, प्रेफरेंस शेयर बोनस दिख रहा है, ये पढ़ते हैं। द बुक्स ऑफ रिसर्व लिमिटेड शोड फॉलोइंग balances on 31st December 60,000 shares of 10 each fully paid, 36,000 preference share 10 each fully paid, 4,000 redeemable preference share 10 each 8 paid up। अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें तो ओनली 4,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते, किसको कर सकते, 36,000 फुल्ली पेड, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व इन सरप्लस में पीएल का बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस, एसपी का बैलेंस, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। अब फॉर रिडम्पशन 6,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशू डेट 10% प्रीमियम, शेयर इशू हुआ प्रीमियम पे बेटा। एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस से रिडीम एट प्रीमियम टू वेयर अबाउट ऑफ 200 शेयर्स फुल्ली नॉट नोन। A bonus issued at part 2 shares for every 5 shares held out of CRR. However, equity shares issued for redemption not eligible for bonus pass entries। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ के जाएंगे। पहले सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का 2 एंट्री होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू पे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये 36,000 शेयर्स पे आपको 4,32,000 रुपीज देना है। सर इसको नहीं करेंगे, पार्टली पेड को रिडम्पशन नहीं कर सकते बेटा। 36,000 शेयर्स इंटू 10 करके आपको रिडम्पशन करना था, लेकिन प्रीमियम 2 रुपया पे इंटू 12, यानी 36,000 इंटू 12। लेकिन पेमेंट करते समय ना किसी का एड्रेस नहीं मिला, 200 शेयर्स का एड्रेस नहीं मिला, तो पेमेंट करेंगे 36,000 से 200 माइनस कर लीजिए, 35,800 इंटू 12 4,29,600 प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। ये एंट्री हो गया। अब लीगल कंप्लायंसेस आपको याद होगा बेटा, इस प्रीमियम को पीएल से राइट ऑफ करना है, पीएल से राइट ऑफ करना है बेटा। तो पीएल से कहां राइट ऑफ किया है इन्होंने, 72,000। यस, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन, ये हो गया। और बेटा ये जो 3,60,000 है, कैपिटल को या तो शेयर्स इशू करके कैपिटल बढ़ाइए,
या CRR बनाइए। शेयर भी इशू किया है 6000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 10% प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000 तो यहाँ से हो गया, बट 360 चाहिए तो पूरा 3 लाख का CRR बनने वाला है बेटा। 3 लाख का CRR कहाँ से बनेगा बेटा? PL जनरल रिजर्व से ये PL जनरल रिजर्व वगैरह से आप CRR बना सकते हैं। तो देखिए जनरल रिजर्व 2,40,000, PL 60, ये CRR भी बन गया। और बोनस दिया गया है, बोनस 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 किसे दिया गया है? बोनस किसे दिया गया है? एट पार्ट 2 शेयर्स फॉर एवरी 5। और ये जो नया न्यू इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलेगा, आप लोगों को बोनस नहीं मिलेगा, बोनस पुराने लोगों को मिलेगा। 60,000 पे 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, 2/5, 60,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 24,000 इंटू 10, 2,40,000 का बोनस CRR से डिक्लेयर हो जाएगा। CRR टू बोनस टू शेयर, बोनस टू शेयर लॉलीपॉप। बट इंस्टीट्यूट ने एक गोली में 2 चैप्टर का शिकार कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस। दिस इज न्यू इन CA फाउंडेशन का सिलेबस। जरूर 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 से पढ़ के जाना है आप लोगों को। पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैनॉट बी रिडीम, नोट डालना है आपको। CRR कितना बनेगा? फेस वैल्यू इतना था, शेयर से इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 6A 15 मार्क्स का है। सैमुअल लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 12 पे। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 है, 3+2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 360 शेयर्स, आपने इशू किया 120। एप्लीकेशन फॉर 80,000 तो भगा ही दिया वापस। ही तो एग्जाम में भी आया था, आपके मैट का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। द मनी रिफंडेड, शेयर्स अलॉटेड रिमेनिंग। कैटेगरी 1 पे 160 अप्लाई किया था, 80 दिया। 120 अप्लाई किया था, 40 दिया। एक्सेस मनी रिसीव, एप्लीकेशन एडजस्टेड, जो ज़्यादा पैसा मिला वो एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट के साथ, एंड बैलेंस जो बच जाएगा उसको रिफंड कर देंगे। ऑल कॉल्स वेयर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल। कैटेगरी 1 फाइनल कॉल में कुछ लोचा है तो प्रोडा का कोई इफेक्ट ही नहीं है। अप्लाइड अप्लाइड अंडरलाइन करेंगे, अप्लाइड अप्लाइड 680 शेयर्स फॉरफिटेड एंड रीइशू 13। सेम सम प्रेरणा के लास्ट सम है, जरूर जरूर से देखना आप लोग। नाउ बेटा एंट्रीज करना है आपको, तो ध्यान से देखना। एक छोटा सा ट्विस्ट है इसमें, रिफंड कितना करेंगे? एक तो 80,000 शेयर्स पे, 80,000 शेयर्स पे इंटू 3, 2,40,000 तो रिफंड करना ही है। 80,000 शेयर्स इंटू 3, 2,40,000 रिफंड करना है। बट यहाँ पे जो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट है, जिन्होंने 160 मांगा था उनको 80 दिया गया, हाफ दिया गया। तो उन्होंने एक्सेस कितना पे कर दिया? 80,000 शेयर्स का एक्सेस पे कर दिया इंटू 3, 2,40,000 एक्सेस पे कर दिया ग्रुप 1 वाले ने। तो इसे अपन जाकर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो अलॉटमेंट का मनी 80,000 इंटू 5 है, 4 लाख पाना है। ग्रुप 1 वाले लोगों ने अलॉटमेंट में कुछ, एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया, 240 जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, इनको नो रिफंड, इनको रिफंड नहीं करना है। ग्रुप 2 वाले ने 120 लाख का 1,20,000 पे 3 करके 3,60,000 पेमेंट कर दिया, बट आपने उनको 40,000 इंटू 3 1,20,000 का दिया। सो दे पेड यू एक्स्ट्रा 80,000 पे इंटू 3, 2,40,000 दे दिया एक्स्ट्रा आपको इन्होंने। और इनका अलॉटमेंट बनने वाला है 40,000 इंटू 5, 2 लाख। तो इनको और रिफंड करेंगे 40,000, तो रिफंड होगा बेटा 40,000 एंड 240 280। तो देखेंगे बस इतना ही था। बैंक अकाउंट टू एप्लीकेशन, बैंक कितना शेयर्स पे मिला बेटा? 360। ओके 360 इंटू 3, एप्लीकेशन से अपने कैपिटल में डालेंगे, कैपिटल 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 120 इंटू 3 और रिफंड करेंगे 280 और बाकी का चला जाएगा अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट एडजस्ट करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कैपिटल। कॉल सिनेरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरफीचर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ फॉरफिट करते समय
फॉरफिट करते समय प्रीमियम मनी वंस रिसीव्ड, एसपी का पैसा मिलने से उसे फॉरफीचर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, और एसपी नॉट रिसीव तो कैंसिल। तो यहाँ पे एसपी अलॉटमेंट में था, सबने अलॉटमेंट का पैसा दिया, अलॉटमेंट मनी रिसीव 440 वॉट है, छूना है मना। तो आपको फॉरफीचर के समय प्रीमियम को फॉरफिट पे कुछ सोचना ही नहीं आपको, लेकिन अप्लाइड 680 ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 का रेशियो कितना था 1/2, 160 की जगह 80 दिया, तो 680 का जिसने अप्लाई किया उसको आपने शेयर्स कितना दिया बेटा 680/2, 340। बेटा सेम सम मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया, इसलिए थोड़ा सा स्पीड वे में ले जा रहे हैं। 340 शेयर्स पे ही फॉर फीचर का एंट्री लगाना है आपको। देखो 340 इंटू 10 रीइशू कर दिया प्रीमियम में, बल्ले बल्ले जितना फॉरफिट किया वो कैपिटल, भगवान करे ये सब आ जाए, मजा आ जाएगा। और ये एक छोटा सा चार्ट बना दिया। क्वेश्चन लास्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट नोट्स ऑन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आप लॉ में भी पढ़ते हो, पार्टी ड्रॉ, ड्रोई और पेई, ये सक जाएंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट। एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक मतलब बड़े बड़े बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन होगा, सेविंग्स इन टाइम, जब चाहे तब इंफॉर्मेशन मिलेगा, और फैसिलिटी इन चेकिंग। एंड दिस इज दैट्स इट बेटा, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो MTP1 MTP2 दोनों करा दिया, RTP भी मैंने करा दिया, और बहुत सारे चैप्टर्स का डेडिकेटेड रिवीजन भी वीडियो डाला, आप जरूर से देखना। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप सब अच्छा से करना, और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको करना है, और 5 में से एनी 4 करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पहला 1.5 आवर या 2 आवर्स एकदम पतली गली से निकलने का कोशिश करना, छोटे छोटे इजी सम्स करना, और जैसे आपके जेब में 60-70 इकट्ठा हो गया उसके बाद बाहुबली बन जाना, जिस सम को मैंने उसी सम को ट्राई करना, बट कोशिश करना NPO सिंगल एंट्री के बड़े बड़े सम्स आ जाए तो उसको थोड़ा सा बाद में करने के लिए। और रेक्टिफिकेशन में तो स्टेज से नज़र हटी तो बहुत बड़ा दुर्घटना घटी, डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग ईयर और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से नज़र हटी तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। और BRS में जरूर से देख लेना, एडजस्टेड कैश बुक वाला पूछा है ना, नॉर्मल। दैट्स इट बेटा, एंजॉय योर स्टडी।